अभी मक्का का सीजन है, तुम देखोगे मक्का की जब कटाई होगी फिर उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो सुखाने का। सबका ध्यान मेरे तरफ हो, उसमें फंगस लग जाएगा और फंगस के कारण मक्का खराब हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में हमको सुखाना है। बीज जो है वो लैंगिक उत्पाद का अंतिम, लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। 10,000 साल के बाद भी जर्मिनेट किया। सभी लोगों को थैंक यू बोलो उसको। क्या नाम है तुम्हारा? साकिब। कल हम लोग पढ़ रहे थे डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है द्विबीजपत्री पौधों में और एक बीजपत्री पौधों में। और उसके बाद हमने पढ़ा सीड यानी बीज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड, यानी सीड के क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीड, यानी बीज के लाभ क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम लोग बीज की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो सीड होता है वो एक्चुअल में अनुकूल वातावरण मिले, यानी एक तरीके से ऑप्टिमम कंडीशन मिले तो वो अंकुरित हो जाता है। सबका ध्यान मेरे तरफ हो। अंकुरन का मतलब यह होता है कि सीड के पास में स्टोर फूड रहता है, उसको अगर वाटर मिल जाए, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो क्या करेगा? अंकुरित हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। इससे एक पॉइंट आता है कि वाटर मिलने पर ही वो अंकुरित होगा। इसका मतलब अगर ड्राई कंडीशन हो तो वो अंकुरित होगा क्या? तो एडवांटेज नंबर 1 कि वी कैन स्टोर द सीड इन द ड्राई प्लेसेस। क्या मतलब? हम सूखे स्थानों में इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। जो भी सीड हमारे घरों में होता है, किसी भी एक तरीके से सीरियल्स का हो, फ्रूट्स का हो या किसका भी, उन सबको हम लोग सुखा के रखते हैं। अभी मक्का का सीजन है, तुम देखोगे मक्का की जब कटाई होगी फिर उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो सुखाने का। तुम ऐसे रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? पानी आता है, उसमें पानी रहता है, वो पानी से क्या हो जाएगा? काला काला हो जाएगा, मींस उसमें फंगस लग जाएगा और फंगस के कारण मक्का खराब हो जाएगा। तो जो भी मक्का की खेती करते हैं उसको ये बात पता होती है कि वी हैव टू ड्राई इट, किसी भी कंडीशन में हमको सुखाना है। तो मक्का जो आप सुखाते हैं वो एक तरीके से सुखा के रखते हैं, वो एक सीड का काम कर रहा है। अगेन सिर्फ बोना होता है नेक्स्ट ईयर, तो मक्का के सीड हम बोते हैं, रखा हुआ रहता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ कि जो सीड होता है वो वाटर के प्रेजेंस में ग्रो करता है, इसीलिए सीड ड्राई कंडीशन में स्टोर किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सीड को आप स्टोर करके रखते हैं तो वो दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, और दूसरी जगह ले जाने का मतलब है वी कैन डिस्पर्स द सीड्स इन द न्यू प्लेसेस, मींस हम नई जगहों में सीड की बुआई कर सकते हैं। नंबर 3, जो भी सीड होता है, मैंने बताया था इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन का यह अंतिम उत्पाद है। इसका मतलब यह है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसमें वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं, सेम नहीं होगा। एक प्लांट अलग है, दूसरा प्लांट अलग है, दोनों को क्रॉस कराएंगे, थर्ड प्लांट आएगा तो उसमें कैरेक्टर दोनों से डिफरेंट होगा। जैसे तुमने सुना होगा हाइब्रिड सीड, सुना है ना? हाइब्रिड सीड का मतलब क्या है? दो अलग अलग प्रजातियों के सीड मिलाकर या दोनों का अलग अलग एक तरीके से प्रजातियों को मिलाकर प्रजनन कराया गया है, उसके बाद नई प्रोजनी जो आई है वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड की जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाई इट हैज द रिकॉम्बिनेशंस, मींस
कि बीज जो है वो लैंगिक उत्पाद का लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा जो सीड्स हैं हमारे, वो सीड्स को हम लोग स्टोर फूड के तरह इस्तेमाल करते हैं। मींस दे हैव द रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, उसके पास में बहुत ज्यादा खाना पीना रहता है, बिकॉज इट नरिशेस द सीडलिंग। सीडलिंग कहते हैं अंकुरण होना, मींस अंकुरित होने वाले पौधों को यह खाना पीना देता है टिल फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स, यानी जब तक प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट नहीं होता है तब तक जो सीड होता है वो क्या करता है, भोजन देने का काम करता है। कुल मिला के 5-6 इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम लोग लिखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा आपको कि सीड्स जो है, सीड जर्मिनेट्स in water so can be stored in dry places, number 1. number 2, जो सीड्स होते हैं, सीड्स can be dispersed in new places, नई जगहों में इसको डिस्पर्स किया जा सकता है। नंबर 3, seeds have stored food to nourish seedling till the photosynthesis start. चलिए, seeds have stored food to nourish the seedling till the photosynthesis starts. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो सीड्स होते हैं, सीड्स हैव सीड कोट which protects the seed. हिंदी में लिख लेते हैं। पहला, जल की उपस्थिति में बीज अंकुरित होता है, इसलिए इसे सूखे स्थानों में स्टोर किया जा सकता है। स्टोर या भंडार बोलते हैं हिंदी में, किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट, बीज या बीजों को नए स्थानों में छिड़का जा सकता है। ये इसके लाभ हैं साहब। नंबर 3, बीज में संचित भोजन पाया जाता है। संचित भोजन होता है,
संचित भोजन होता है जो कि या जिससे अंकुरित होने की प्रक्रिया में भोजन प्राप्त होता है जब तक कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ ना हो जाए। ये इसके अलावा बात करेंगे हम लोग 4th पॉइंट में, तो बीज आवरण पाया जाता है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। फटाफट से लिखिए। मैंने अभी बताया आपको कि सिंस सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट of sexual reproduction, therefore genetic recombination अकर, यानी 5th पॉइंट लिखेंगे इधर, चूंकि बीज लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है, इसलिए इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। मुझे बताइए, क्या मैंने आपको सीड की वाइबिलिटी बताई है? जीवन क्षमता, पॉलन ग्रेन बताया था ना, एक ही बात है। वाइबिलिटी या जीवन क्षमता का मतलब क्या था? जिस टाइम तक मतलब निषेचन कर सकता है, एक्टिव रहता है। क्या होता है वाइबिलिटी? तुम थे, क्या होता है? The period in which any pollen grain has the ability to fertilize with the egg means वह अवधि जिसमें कोई भी पॉलन ग्रेन या परागकण अंडाणु से निषेचन करने की क्षमता रखता है। यही बात है।
अब जरा ध्यान से सुनना। जनरली मैंने आपको कितने बताए हैं? आपने गेहूं के पढ़े थे कितने मिनट? 30 मिनट्स। उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में है कुछ महीनों तक, यही तो है। कुछ महीनों का मतलब यह है कि आपके पास जो पॉलन ग्रेन है उसकी वाइबिलिटी कुछ महीनों के बाद भी जिंदा रह सकती है। मींस वो ग्रो कर सकता है, यानी फर्टिलाइज कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, यही तो बात है। लेकिन कुछ डेटा ऐसे हैं जो बिल्कुल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। मैं इसको आपको रिमार्क में लिखवाता हूं, और रिमार्क में जब भी बातें लिखवाते हैं इसका मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो सीड का नाम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वो आपको याद रखना है। एक है आपका ल्यूपिन्स, जो कि 10,000 साल के बाद भी जर्मिनेट किया। बात समझ रहे हैं? आर्कटिक टुंड्रा की खुदाई करने के बाद एक सीड मिला जिसका नाम था ल्यूपिन। क्या नाम था? हिंदी अंग्रेजी समान, अब उसका तो नाम है। तो इसको देखा गया कि 10,000 साल की खुदाई के बाद जब उसको बोया गया तो वो प्लांट निकल आया। आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इसी तरीके से एक सीड और है, आप कह सकते हैं कि डेट पाम बोलते हैं, सीड ऑफ डेट पाम। खजूर खजूर होता है ना, डेट पाम जो है उसको देखा गया कि वो 2000 साल के बाद भी क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है, यानी जर्मिनेट कर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको सबसे पहला नाम क्या याद रखना है? ल्यूपिन। ल्यूपिन्स की खुदाई हुई और जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर्स। 10,000 साल बाद, यानी 10,000 वर्ष पश्चात अंकुरित हुआ। इसको कहां से लिया गया था? तो एक्सवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, यानी आर्कटिक टुंड्रा की खुदाई के पश्चात प्राप्त हुआ। खुदाई के पश्चात प्राप्त। लिपिनस आर्कटिकस। हाँ, कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सीड ऑफ ल्यूपिन, है ना, यानी ल्यूपिन का ल्यूपाइन, ल्यूपाइन का बीज। अब एक सीड और बताया मैंने, सीड ऑफ डेट पाम। जर्मिनेटेड आफ्टर 2000 ईयर्स। 2000 साल बाद भी। अब कब प्राप्त हुआ? फाउंड ड्यूरिंग excavation
ऑफ किंग हेरोल्ड, यानी यहां लिख देता हूं 2000 यानी 2000 वर्ष पश्चात अंकुरित हुआ। और कब प्राप्त हुआ? कहते हैं किंग हेरोड के स्थानों की खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। फोनिक्स डेक्टिलेफेरा फोनिक्स डेक्टिलेफेरा, ये सब नाम है, हिंदी में भी सेम नाम याद रखना है आपको। तो ये आपके चाहे तो मल्टी मैनी एमसीक्यूज में आपको ये वाला नाम दे देगा कि क्या पूछा जाएगा। सवाल जरा सुनना, किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं आएगा, आपके मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रूट की। देखो फ्रूट या फल, देखो जो ओवरी होता है, ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, यानी जो अंडाशय है, अंडाशय किस में कन्वर्ट होगा? फल में। अब हम फल को यानी फ्रूट को 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी है सिंपल फ्रूट, यानी सरल या साधारण। साधारण फल। दूसरा है आपका सिंपल फ्रूट को ही ट्रू फ्रूट बोलते हैं, यानी सत्य फल। और एग्रीगेट फ्रूट, और एक होता है आपका कंपोजिट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट या और दूसरा कंपोजिट फ्रूट, इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, यानी झूठा फल, या हिंदी में इसको बोलते हैं पुंज फल। संग्रथित सिंपल फ्रूट किसे कहते हैं? कहते हैं कि इफ डेवलप्स फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर, एक ही पुष्प के एक ही अंडाशय से जब फल का निर्माण होता है तब हम उसे कहेंगे, यानी यदि एक ही
पुष्प के, एक ही पुष्प के एक ही अंडाशय से विकसित हो, तब उसे हम लोग सरल, साधारण या सत्य फल कहते हैं। जैसे हम लोग आम खाते हैं, मैंगो। यहां पे when fruit develops from multiple pistil of single flower, यानी जब एक ही पुष्प के अनेकों स्त्री केसर से फल का विकास हो, जैसे एप्पल, सेब। इसे हम लोग फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, लीची। या जैसे आम लिखा है तो एक और लिख सकते हो, जैसे टोमेटो यानी टमाटर। अब आते हैं व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, अब ये एक वर्ड आया है इनफ्लोरेसेंस, आप लोग बताइए क्या होगा। जब फल का विकास पूर्ण रूप से पुष्पक्रम से हो, जैसे पाइनएप्पल, क्या बोलते हैं इसको, अनन्नास। मेटाबॉलिज्म। इलेवेंथ क्लास में पहला दिन अगर पढ़ते हो ना, सबसे पहला दिन, मतलब पहला चैप्टर में पहला दिन, तो मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। 11th पढ़े थे? नहीं हो गया ये? अच्छा, दो चीजें बता देता हूं फटाफट से। एक तो यहां पे एग्रीगेट फ्रूट लिखा हुआ है, पुंज फल, फॉल्स फ्रूट। ध्यान देना, एक बार मेरे तरफ देखो सब लोग, प्लीज सुनो। एक डेफिनेशन मैंने यहां लिखा है, ध्यान देना। व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मल्टीपल पिस्टिल ऑफ सिंगल फ्लावर। पिस्टिल में तो पूरा भाग आ जाता है, क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। इसका मतलब यह है अगर ओवरी को हटा दे तो स्टिग्मा और स्टाइल भी है। इसका मतलब यह है, दूसरी डेफिनेशन यहां पे आप चाहो तो लिख लेना, क्या, कि अदर देन ओवरी से जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मींस क्या लिख सकते हैं, और करके लिख लेना, व्हेन फ्रूट develops from other than ovary like thalamus, तब इसे हम क्या कह सकते हैं, कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ये यानी जब फल का विकास अंडाशय
के अतिरिक्त किसी अन्य भाग जैसे थैलेमस से हो। लिख लेना इसको भी ऑब्लिक करके, ऊपर नीचे जहां जगह हो। अब मैं आता हूं, एक डाउट है और वो डाउट है मेटाबॉलिज्म। किसको किसको डाउट है मेटाबॉलिज्म में, हाथ उठाना। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, या हिंदी में लिखा होता है इसको चयापचय। किसको किसको डाउट है पूरा हाथ उठाना। 3 4 5 6 और अरे वाह, सभी लोग थैंक यू बोलो उसको। क्या नाम है तुम्हारा? साकिब। थैंक यू बोलो साकिब को, वो पूछा तब तुम हाथ उठा रहे हो, बेवकूफ हो। और किसी को पता नहीं है। हो गया, लिख लिया। सुनो, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सबका ध्यान इधर हो, एकदम याद होना चाहिए। All the chemical reactions occurring in the body collectively called as metabolism. किसमें? यानी शरीर के भीतर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ क्या बोलते हैं? रिपीट करो। शरीर के भीतर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ क्या बोलते हैं? बोर्ड से बोलो 5 टाइम्स, जल्दी जल्दी। याद हुआ साकिब? तुम्हें याद हुआ? ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी कलेक्टिवली कॉल्ड एज। क्लियर? डेफिनेशन से याद होगा। अब शरीर में 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक को बोलते हैं एनाबोलिज्म और एक को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कहते हैं शरीर में टूट फूट होती है। सुन ले भाई, एनाबोलिज्म में क्या होता है? चीजें बनती हैं, एकदम एक वर्ड में अगर बनाना हो, बनती है। संश्लेषण क्या बोलते हैं? संश्लेषण यानी फॉर्मेशन। कैटाबोलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन यानी टूटती है। अब समझ में आया? हमारे शरीर में 2 ही टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, या तो बन रही है या जैसे कोई खाना खाते हो, रोटी का टुकड़ा बड़ा सा ऐसे निगल लेते हो, फिर क्या होता है? वो च्यू करते हो, चिबाते हो, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, फिर तुम्हारे जीआई में जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और बारीक टूट जाता है। तो खाया तो बड़ा था, जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटे क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। और इन्हीं मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होती है। अरे खाना खाया तो एनर्जी मिली ना। तो एनर्जी के बाद तुम्हारे सेल को प्रोटीन की जरूरत है, तुम्हारे सेल को एटीपी की जरूरत है, तुम्हारे सेल को ग्लूकोज की जरूरत है, तुम्हारे सेल को और डिफरेंट टाइप्स की चीजों की जरूरत है। तो इन सब का एनर्जी लेके वो बनाता है। तो मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन यानी जीवद्रव्य का निर्माण। जब भी कोई चीज बॉडी में निर्मित होती है क्या बोलेंगे? बोलो। समझ गए? कल सबको एनसीईआरटी कैरी करना है। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस हम करवाएंगे और उसके बाद जो एक दिन और लेंगे, 2 दिन क्वेश्चंस करेंगे और तीसरे दिन में जो है डाउट क्लास लेंगे और फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और इसके बीच आपको बता दिया जाएगा टेस्ट कब है।